हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। इससे पहले ये चैप्टर नंबर 1 है, हिस्ट्री का क्लास 12th। तो इससे पहले की वीडियोस में हम इसके पहले वाले पार्टों को कवर कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चांदूदड़ों को चिन्हित कीजिए। तो मानचित्र 1 आपको पीछे जाएंगे तो आपको मानचित्र 1 मिलेगा। मानचित्र 1 के अंदर आप चांदूदड़ों और सारे के सारे लोकेशंस को लोकेट कर सकते हैं। ये मैप है, आपको जो बता देता हूँ अभी। मैप है, मैप के अंदर एक ये प्लेस है, यह है चांदूदड़ो। चांदूदड़ो को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो के 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर की बस्ती है, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाँट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सिलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योंस और पक्की मिट्टी सभी प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोपे वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, ढोलाकार तथा खंडित। इस प्रकार से ये बेलनाकार है और ये छोटे छोटे मनकों को और उनको बनाकर बनाई गई एक माला है आकार के होते थे। तो इसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मनकों का निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। तो मनकों के निर्माण में कौन कौन से पत्थर का यूज़ किया जा सकता? कार्नेलियन जो सुंदर लाल रंग का पत्थर था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सिलखड़ी जैसे पत्थरों का उपयोग किया जाता था तथा तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं भी अन्य धातुएं थी जिनसे मनके बनाए जाते थे तथा शंख, फ्योंस और पकी मिट्टी सभी प्रयोग मनके बनाने में होता था। तो चलिए आगे चलते हैं। इनकी आकृति चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित होती थी। को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था। कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। ये कुछ पात्र हैं जिनके ऊपर ये रेखा चित्र उकेरे गए हैं। इनको आप देख लीजिए। मृदभांड बोलते हैं, मिट्टी से बने गए होते थे मृदभांड। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नताएं थीं। सेलखड़ी तो जो ये प्रश्न पूछा जाता है, सेलखड़ी कैसा पत्थर था? तो सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था। इस पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे? यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बन चुका है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल का तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले परिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चांदूदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुओं, जिनमें चूड़ियाँ, करच्छियाँ, शंख से बनी वस्तु, चूड़ियाँ, करच्छियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चांदूदड़ो, लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो जैसे हड़प्पा जैसे बड़े शहर केंद्रों तक लाया जाता था। तो यह हो गया है। तो आपके लिए एक बार मैं लोकेशन दिखा देता हूँ कि ये लोकेशन नागेश्वर और बालाकोट कहाँ पर स्थित हैं। तो इसके लिए हमें मैप में जाना पड़ेगा। मैप है आपका यहाँ पे। इस मैप के अंदर मैप के अंदर आपको बालाकोट और चांदूदड़ो
चानूदड़ो आपका ये रहा, बालाकोट आपका ये रहा इसी के साइड में, चानूदड़ो, बालाकोट। और भी साइड हैं कुछ, उनको भी बता देता हूँ अभी आपके लिए। नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर भी है, नागेश्वर आपकी ये रही, बालाकोट हो रही ऊपर, लोथल भी यहीं है, धौलावीरा। तो इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया है। अब पढ़ते हैं 5.1 उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। प्रस्तर पिंड, पूरे संघ, तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, पूर्ण अपूर्ण, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। उत्पादन केंद्रों की पहचान, जहाँ पर ये मन के बनाए जाते थे, इनकी पहचान करने के लिए प्रस्तर पिंड, पूरे संघ, तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट को देखा जाता था। और जहाँ पर ये सभी वस्तुएं मिलती थी वहाँ पर उत्पादन केंद्र होने का अनुमान लगाया जाता था। ये मरण मूर्ति है जो आपको दिख रही है, मरण मूर्ति। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है कूड़ा करकट। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, कुछ जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु जरूरत मैदान के बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप के संकेत मिले हैं कि यह सामान 7 लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में नदी मार्गों के साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर, बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था वहाँ बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य प्रायस्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान, सोर्तुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग की लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के स्थित था। लोथल, जो कार्निलियन, गुजरात में भड़ौच, सेलखड़ी, दक्षिण राजस्थान, गुजरात और धातु राजस्थान के स्तरों के निकट स्थित है। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने नागेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुएं भी असाधारण संपदा मिली हैं। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे।
सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः हड़प्पा प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तांबा ओमान से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिले हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है, हड़प्पाई मर्तबान चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तीसरे सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए, मगान किसके लिए प्रयोग हुआ है, ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। ओमान जो कि मगान के लिए प्रयुक्त हुआ है, से तांबे के आगमन के संदर्भ में मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। मेसोपोटामिया में जो तांबा मिला है उसमें भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें, बांट, पासे तथा मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों के उल्लेख करते हैं। कार्निलियन लाजवर्द मणि, सोना, तांबा तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मेढक ये बताता है, तुम्हारा हाजा पक्षी कौन था? हाजा पक्षी आवाज राजा प्रसाद सुनाई दे। कई पुरातत्व मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। हाजा पक्षी कौन था? मोर था। क्या यह नाम उसके अपनी आवाज से मिला है? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया के संदर्भ सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश, इसके लिए अतिरिक्त हम मोहरों, जहाजों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। इसके ऊपर ये नाव बनी हुई है, नाव के चित्र वाली मोहर है, इस पर नाव बनी हुई है। इसलिए मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। मोहरें, लिपि तथा बांट, इस टॉपिक से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना पढ़ा उसके अंदर से इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए बता देता हूँ। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, तो इसके अंदर जितने भी पत्थर दिए हुए हैं, इन पत्थरों को आप सही ढंग से याद करिएगा। कौन सा पत्थर कहाँ पे मिलता है, जैसे कि जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, कार्निलियन, सुंदर लाल रंग का पत्थर, सेल खड़ी कैसा पत्थर है, मुलायम नरम, जिसके ऊपर कढ़ाई आसानी से की जा सकती है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का पत्थर है। फ्योन्स किसे कहते हैं? पकी मिट्टी को चिपचिपे पदार्थ को बनाया गया एक वो होता है, उसे फ्योन्स कहते हैं। फ्योन्स के पात्र बनाए जाते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, जिनके अंदर इत्र को रखा जाता है और इनकी आकृति जो इनके मन के बनाए जाते हैं, मन को की आकृति चक्राकार, बेलनाकार, ढोलनाकार, खंडित किसी भी प्रकार की हो सकती है। और इसके अंदर से आपको क्या रखना है कि कौन सी साइड से कौन सी चीज़ें मिलती हैं। जिस प्रकार से चानुदाड़ो, लोथल और धोलावीराम 6 विशेष उपकरण मिले हैं और लोथल, चानुदाड़ो, मोहनजोदड़ो जैसे शहरी केंद्रों में बनाया गया है। चानुदाड़ो और लोथल में मनके मिलते हैं। उत्पादन केंद्रों की पहचान करना, इसको आप ध्यान रखिएगा। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, नागेश्वर, बालाकोट, सोरतुगई से नीले रंग के पत्थर, लाजवर्द मणि गुजरात, कार्निलियन गुजरात के पड़ोस से, सेलखड़ी राजस्थान से और सोने के लिए दक्षिण भारत और तांबे के लिए राजस्थान
अभियान भेजे गए।